जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 95 आज का लेक्चर की ड्यूरेशन कोई लगभग 2 घंटे के करीब होगी और इसके 3 हिस्से होंगे। ठीक है, कोई 40-45 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक वो डिपेंड करता है। एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन ये है। ठीक है, इसमें 3 हिस्से होंगे इसके, 95A, 95B और 95C। 95A में हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 डिस्कस करेंगे, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 95 पार्ट बी में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 डिस्कस करेंगे, मेजरिंग कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, ECG फ्रेमवर्क, ESG फ्रेमवर्क। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव लेक्चर नंबर 95C में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, यानी 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं, उनको डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट में। जो तीसरा पार्ट होगा उसमें हम इनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। याद रखिए, इस चैप्टर का एक एक क्वेश्चन आपने वॉल्यूम 2 का अटेम्प्ट करना है। इस चैप्टर का एक एक न्यू चैप्टर है, अलग से क्वेश्चन, अलग से ग्रिड है, कंफर्म क्वेश्चन आएगा, 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लगभग एक्सपेक्ट करें 15 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कम मटेरियल कवर करके ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं। इसमें आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना। डन। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था स्टेक होल्डर एंड सस्टेनेबिलिटी में स्टेक होल्डर रिडार। इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। भैया लाइट्स तो ऑफ कर दे। शुक्रिया जी। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं, सब अच्छा है, सब आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। 3 पिलर्स से क्या मुराद है? 3 पिलर्स से मुराद ये है कि अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करना चाहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है? हाँ जी, अपनी करंट नीड्स को पूरी करें, फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए बगैर। ठीक है, यानी जो रिसोर्सेज आज अवेलेबल हैं, हमने इंश्योर करना है कि हमारी आने वाली नस्लों को भी वो रिसोर्सेज अवेलेबल हो। अच्छा, वो रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? क्या सिर्फ वही रिसोर्सेज है जो जमीन के अंदर है, जैसे मिनरल रिसोर्सेज, या कि वो रिसोर्सेज भी है जो जमीन के ऊपर है, जैसे जंगलात? ठीक है, वाटर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इवन जो मुझे ये बताइए, जो वाइल्ड लाइफ है, क्या वो भी प्रिजर्व होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज से कोई 25-30 साल पहले फिर भी आपको तो खैर या होंगे भी नहीं, आप उस वक्त एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन मुझे याद है हमारे बचपन में हम चिड़िया जो थे, तोते बाजुकात उड़ते हमारे घर में आ जाया करते थे, चिड़ियाँ उड़ते थे, वो चहचहाती थी। ठीक है, वो हम आसानी, ये हमारे एक रूटीन लाइफ का हिस्सा है। लेकिन अब साल हो गए, आपने भी शायद पिछले कोई 10-15 साल में कोई चिड़िया शायद नहीं देखी होगी, ऐसा ही है इर्द गिर्द, वो रेयर होगा शायद, रेयर। ये किस वजह से है? ये सब एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंजेस की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से सिर्फ ये नहीं कि हम ट्रीज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, ये कहता है वाइल्ड लाइफ जो है इसको भी प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। पानी जाहिर है जरूरी है जिंदगी के लिए, इसको भी प्रोटेक्ट करना है आपने। इसको सिर्फ प्रॉफिट पर्पस के लिए, प्रॉफिट जरूरी है, बिल्कुल है कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करना ये गलत प्रैक्टिस है, अल्टीमेटली ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल को नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए वो कहता है कि सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं। एक पिलर नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट, यानी इकोनॉमिक फोकस हो, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आप चीजों को एनालाइज कर रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, सिर्फ ये काफी नहीं है। ये एक पिलर जरूर है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के 3 पिलर्स हैं। हमें बिजनेस करते हुए तीनों पिलर्स को फॉलो करना है। तो इस कंसेप्ट के अंदर वो हमें बताएगा कि प्रॉफिट यानी इकोनॉमिक पिलर के अलावा और कौन से 2 पिलर मजीद हैं जिनको हमें अपने डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड करना चाहिए फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस लेक्चर के इस हिस्से में हम यही स्टडी करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट हमारे आसान है, चंद एक टर्म्स, चंद एक कंसेप्ट जो हैं इक्का दुक्का समझ लीजिए, वो थोड़े आपके लिए नए होंगे। ठीक है, लेकिन वो भी समझने में आसान है। बाकी ज्यादातर कंसेप्ट ऐसे हैं, रीड करते जाएं तो आपको समझ आती जाएगी, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिस्कस करते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी। थीम समझ आ गया आपको
कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। हमने डिसीजन मेकिंग में इन तीनों चीजों को कंसीडर करना है। इनमें सबसे पहले आपके ख्याल में, चलिए 3 पिलर्स मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कि ये पिलर कौन कौन से हैं। अगेन जो लेक्चर है वो हम प्रोजेक्टर पे ही स्टडी करेंगे, ठीक है। इससे आपको थोड़ा समझने में भी आसानी होगी और आप कंफर्टेबल होंगे रिवीजन स्टेज के ऊपर, क्योंकि वो जो सामने है डिस्प्ले में आपने पढ़ा होगा तो वही ज़हन में छप जाता है, किताब खोलें वो वैसा ही सामने लिखा होता है तो मैच हो जाता है थोड़ा। लेकिन बहरहाल ये आपको पता है वेरी करता है कंसेप्ट पे। जिस कंसेप्ट में अमूमी तौर पर लिस्ट ज्यादा हो, लिस्ट वाली इंफॉर्मेशन ज्यादा, कंसेप्ट कम और याद करने वाला मटेरियल ज्यादा हो, उसको फिर हम प्रोजेक्टर के जरिए से ही पढ़ाते हैं, वो सूटेबल होता है। अगर आप यहाँ पे देखें इसमें आपको उस टेबल नजर आ, लिस्ट याद नजर आ रही होगी, एग्जाम्पल्स नजर आ रही होंगी, ऐसा ही है। परेशान नहीं हो जाना कि क्या ये सारी एग्जाम्पल हमने याद करनी है, याद तो बिल्कुल करनी है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग अगर आपको याद हो उसमें कुछ ना कुछ तीर तुक्का हम चला ही लेते हैं, ठीक है। तो मेरा मशवरा ये होगा कि वर्ड टू वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, मेन हेडिंग याद करें और थोड़ा थोड़ा कुछ उस अगर आपने 2-3 दफा पढ़ा हुआ है तो रेलिवेंट एग्जांपल जहन में आ जाती हैं, सारी नहीं आएंगी लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जांपल जहन में आ जाती हैं। तो इस एरिया के ऊपर फोकस करें, इकोनॉमिक श्योर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। हाउ टू प्रिवेंट याद कर सके जो स्टूडेंट्स, बेहतरीन स्ट्रेटजी याद कर लें। जो स्टूडेंट्स मेमोराइजेशन में वीक हो, याद ना कर सकते हो, कोई बात नहीं, 2-3 दफा रीड करें, लिंक बन जाता है बाजुकात, ठीक है। जैसे कभी अगर अभी मैं आपसे कहूँ ना घर का रास्ता जाने का, आपके घर तक पहुंचने का क्या रास्ता है, तो आप शायद मुझे वो बना नहीं सकेंगे, ड्रॉ नहीं कर सकेंगे रोड्स। लेकिन जैसे ही आपको किसी एक रोड के ऊपर, चाहे वो दरमियान वाली रोड हो घर जाने वाली, वहां पे आपको खड़ा कर दिया जाए, आप आसानी से बता देंगे यहाँ से राइट जाना है या लेफ्ट जाना है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे जैसे कंसेप्ट आगे चलता जाता है उसके आगे जो रास्ते खुलने हैं वो आपके जहन में आते जाते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि हेडिंग्स याद कर रहे हैं, हेडिंग याद आ जाए, पता चल जाए ये कौन सा मोड़ है, उससे आगे दाएं जाना है बाएं जाना है, क्या लिखना है, लिंक बन जाता है। लेकिन शर्त क्या है, उस रोड पे आपने कई दफा ट्रैवल किया हो तो स्टार्ट से लेके एंड तक चाहे पूरा नक्शा ड्रॉ नहीं भी कर सकते, जैसे जैसे रोड टर्न करते जाएंगे आगे क्या करना है आपके जहन में आता जाएगा। उसी तरीके से सारा याद ना भी कर सके, कम से कम हेडिंग याद कर लें, उसके बाद इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे तो लिंक डेवलप हो जाता है, हमारा माइंड ना उसको कंसेप्ट को लिंक कर देता है, हम उस कंसेप्ट को जहन में लेके आते हैं, फौरन जहन में आगे अंदाजा हो जाता है कि कौन कौन सी चीज रेलिवेंट थी। बहरहाल इन शॉर्ट याद कर सके तो सारा याद कर ले, नहीं याद कर सकते तो ये इकोनॉमिक इश्यूज याद कर लेना, जो लेफ्ट वाला कंसेप्ट है ये याद करना है, ये तो अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन, इसको फिर 2-3 दफा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद कंसेप्ट खत्म है। कंसेप्ट ग्रीन फाइनेंसिंग का एक टॉपिक है छोटा सा, उसने बताया है, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये हमारा आज का इस लेक्चर के इस हिस्से में हमारा टारगेट है। सबसे पहले 3 पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी क्या कह रहा है, आइडिया क्या है कि सस्टेनेबल सोसाइटी वो होगी जो अपने ऑपरेशंस में तीनों चीजों को कंसीडर करेगी। किस किस को, प्लेनेट को, पीपल को, प्रॉफिट को। तीनों चीजें होंगी तो सस्टेनेबल। एक चीज भी अगर स्किप करते हैं वो सस्टेनेबल नहीं रहेगी। जैसे एंड पे वो एग्जांपल देता है, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आपके ख्याल में अगर मैं अपने फैसलों में प्रॉफिट को कंसीडर करूं और फिर उसके साथ साथ प्लेनेट को कंसीडर करूं, यानी प्रॉफिट इकोनॉमिक पिलर, प्लेनेट एनवायरमेंटल, पीपल को कंसीडर ना करूं, लोगों को कंसीडर ना करूं, तो आपके ख्याल में क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, ये अनफेयर है। इसमें एनवायरमेंट तो प्रोटेक्ट हो गया, जमीन लंबे अरसे तक अवेलेबल रहेगी ह्यूमैनिटी के लिए, प्रॉफिट भी है, लेकिन उस जमीन का फायदा फिर सिर्फ चंद लोगों को होगा, ह्यूमैनिटी एट लार्ज को नहीं होगा। इसलिए मुझे अपने फैसले में सस्टेनेबिलिटी में पीपल को भी कंसीडर करना है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट और पीपल को कंसीडर करूं, प्लैनेट को कंसीडर ना करूं, तो फायदा सबका हो गया लेकिन लंबे अरसे तक नहीं होगा। फायदा सबका होना चाहिए, फायदा भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए और लंबे अरसे तक होना चाहिए। ये है कंसेप्ट 3 पिलर्स, ठीक है। फायदा होगा, ये कौन से वाला पिलर इंश्योर करता है? प्रॉफिट। सबका फायदा हो, पीपल। लॉन्ग टर्म हो, प्लैनेट, एनवायरमेंटल। जो चीज एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करेगी, जाहिर है प्लैनेट फिर हमारे लिए लॉन्ग टर्म के पीरियड के लिए अवेलेबल होगा।
ये वो आपको फिर बाद में एक एग्जांपल दे रहा है, ये ऐसी है छत है, उसके 3 पिलर है, एक को भी हटाएंगे छत गिर जाएगी। हमने कहा ठीक है जी, गिर जाए, ओके। इन अब देखिए 3 चीजें हैं, कौन कौन सी ये 3 पिलर, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक। अब आगे के लर्निंग ऑब्जेक्टिव पता क्या करेगा? हाँ, इन सबको डिटेल में डिस्कस करेगा, बताएगा इन्वायरमेंट क्या है, और फिर हर एक के 2 हिस्से होंगे, हर पिलर के इन्वायरमेंट के 2 हिस्से, क्या प्रॉब्लम क्या क्या आती है, इसको सोल्यूशन क्या है। पीपल के 2 हिस्से, प्रॉब्लम्स क्या है, सोल्यूशन क्या है। प्रॉफिट के 2 हिस्से, प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है। तैयार है जी? 3 पिलर्स, कंसेप्ट हमारा 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया। हर हिस्से में अब हमने 2 चीजें डिस्कस करनी है, उस पार्ट की प्रॉब्लम्स, उनका। अगर सोल्यूशन आपने इंप्लीमेंट कर दिया, इसका मतलब क्या है, तो आपके तीनों पिलर स्ट्रॉन्ग है। तीनों पिलर स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब सस्टेनेबिलिटी कंफर्म। पहले किसको करें? वैसे अगर मेरे बस में होता, मैं तो सबसे पहले इकोनॉमिक को डिस्कस करता, प्रॉफिट फैक्टर्स को। हाँ, क्योंकि प्रॉफिट के लिए तो काम सारा शुरू होता है। लेकिन बहरहाल जिस तरतीब से वो चल रहा है उसी तरीके से। एनवायरमेंटल कह रहा है, एनवायरमेंटल का मतलब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना। हमने कहा ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या है? पानी, हवा, मिट्टी, सॉइल, वाटर, क्या और क्या, कोयला, ठीक है, ये सारे क्या है? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कह रहा है पर्पस क्या है कि आपने जो इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम है, इसको प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, इसमें एक लफ्ज मुझे नहीं समझ आ रहा। कह रहा है एनवायरमेंटल में ये नेचुरल सोर्सेज को प्रोटेक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक है। इट फोकस ऑन क्लीन एयर, गुड। सेफ वाटर, गुड। हेल्दी सॉइल, गुड, ठीक है। हवा, पानी, मिट्टी, साइंस में कहीं पढ़ा था, मुझे याद है, 4 अनासिर से कायनात बननी है। वो क्या था? हवा, पानी, मिट्टी, आग। आग था ना? हाँ हाँ हाँ। कहता है प्रोटेक्ट करो इनको। एंड रिच बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज है? वैरायटी इन लाइफ साइकिल। बहुत से लोग, यानी ऐसा ना हो कि कोई, आपने अक्सर देखा होगा कि जी चीते की नायाब नस्ल है, तो जो जिसको जिसको खतरा होता है, डेंजर होता है कि वो एक्सटेंड हो सकती है, तो हाँ इंडिजियस स्पीशीज, बिल्कुल। कहता है बायोडाइवर्सिटी को इंश्योर करो, खत्म ना होने दो। लाहौर शहर में जैसे पहले अबाबिल आया करती थी, आपने नहीं देखी होगी अबाबिल, ऐसा ही है ना? हाँ, आप तो चिड़िया नहीं देखी होगी आपने। हाँ, कबूतर तोते भी नहीं देखे होंगे आपने, सिर्फ आपने यूट्यूब पे देखे हो। तो हाँ, कभी देखने, ओके, काले काले तोते। तो वो ये इन सब का होना, ये बायोडाइवर्सिटी है। और इनमें से अगर कोई खत्म हो जाए तो उसका मतलब है लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। हर एक, आपने वो शायद वो कंसेप्ट सुना होगा, थ्योरी बटरफ्लाई इफेक्ट, कि अगर दुनिया से कोई एक स्पीसीज निकल जाए, बटरफ्लाई निकल जाए ना, तो 7 साल तक कैलकुलेशंस की थी, 7 साल या 3 साल है गालबन, उसके अंदर अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाए। बटरफ्लाई इफेक्ट। हर एक जो है ना, अल्लाह ताला ने ज़ाहिर है कोई भी मखलूक बगैर वजह के नहीं पैदा की, हर एक कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रही है जो हमें पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो यही वो कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई एक मखलूक जो है उसको नुकसान पहुंचाए हम, दरख्त काट काट के, जंगलात मिटा के, और उसकी वजह से हमें पता ही नहीं है कि वो क्या काम अब नेचर में अपना रोल प्ले कर रही है, और फिर अल्टीमेटली हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तो बायोडाइवर्सिटी, जो कुदरत ने जितने भी मखलूक पैदा की है, उन सबको हमने सिक्योर करने की कोशिश करनी है, किसी को ख़त्म नहीं करना। चलिए आगे चलते। अब ये ना सोचिएगा डायनासोर का क्या फ़ायदा था, ठीक है। पर्पस, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है? एनवायरमेंटल फुटप्रिंट ये है कि आपकी हर एक्टिविटी का एनवायरमेंट पे कोई ना कोई असर पड़ता है, और ये नेगेटिव इंपैक्ट के कंटेक्स्ट में आपको बता रहा है। हमारी कोशिश क्या, वो आपको क्या बताएगा? एनवायरमेंटल इंपैक्ट क्या है, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है, और इस फुटप्रिंट का साइज कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। ये उसने हमें कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसकी रीजंस, और फिर हाउ टू प्रोटेक्ट। पहली रीजन क्या है? पोल्यूशन। चले इसको छोड़ते हैं, क्या इसको थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स होगा, वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन फिर भी किताब को छोड़ दें, साइड पे कर दे थोड़ी देर के लिए। मैं आपसे ये पूछता हूं, क्या कर रहे हैं ये, इन्वायरमेंटल इशू, आपने मुझे उसकी रीजन बतानी है,
ठीक है, कोई सी भी रीजन जो आपको लगता हो, डेफिनेटली वो हो सकता है रीजन ना हो जो किताब में लिखी है, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचें इसके ऊपर और फिर मुझे इसका हल बताना है। पहला, पोल्यूशन। आपके ख्याल में क्या पोल्यूशन की रीजन हो सकती है? सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, बिल्कुल, खासतौर पे ऐसी फैक्ट्रीज जो रिन्यूएबल एनर्जी पे नहीं चल रही, नॉन रिन्यूएबल, जैसे सोलर एनर्जी पे चले, उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होगी इतनी, ठीक है, ऑयल को यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या रीजन हो सकती है पोल्यूशन की? एग्रीकल्चर कैसे रीजन हो सकती है? आग लगा देते हैं, हाँ, डिस्पोज करने के लिए, कूड़ा वगैरह, गार्बेज वगैरह, ठीक है, गाड़ियों से धुआं निकलता है, शाबाश, बिल्कुल, ये ठीक है, ये पोल्यूशन का। अच्छा, पोल्यूशन क्या सिर्फ एयर पोल्यूशन होती है? वाटर पोल्यूशन कैसे होती है? केमिकल रिलीज करते हैं, प्लास्टिक बैग यूज करते हैं, ठीक है, इनसे होती है, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन है, शाबाश, बिल्कुल। कैसे इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? एक एक्सेप्टेबल डेसिबल ऑफ साउंड दे देंगे, इनके दरमियान आवाज रख देनी चाहिए गाड़ियों के हॉर्न्स की। गाड़ियों के हॉर्न्स को कंट्रोल करने के लिए लिमिट्स डिसाइड कर देनी चाहिए ताकि शोर ज्यादा ना हो, ठीक है, गुड। और प्रमोट करना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करें जिससे कि एयर पोल्यूशन कम, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, और ये भी अच्छी सजेशन। और इंडस्ट्री से निकलने वाले स्मोक फिल्टर लगाए जाएं, डिटेक्टर लगाए जाएं, और अगर कार्बन ज्यादा मिट होता जिस फैक्ट्री का, उसको पेनलाइज किया जाए, पेनल्टी दी जाए। कार्बन टैक्सेस लगाए जाएं कि जितना कार्बन आपने ज्यादा अगर इमिट किया तो टैक्सेस देने पड़ेंगे, ताकि उन टैक्सेस को हम दरख्त लगाने में इस्तेमाल कर सकें। रिसाइकलिंग, रीयूज करने के प्रोसेस को प्रमोट किया जाए, प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगाया जाए, ये सारी पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है जी, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज किसे बोलते हैं? काज्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेज डेट वार्म द अर्थ। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? फैक्ट्रीज जो गैसेज एमिट करती है ना, ये हमारी अर्थ के इर्द गिर्द, समझ लीजिए इनकी तय जम जाती है अर्थ के इर्द गिर्द, ठीक है। अब सूरज की शुआएं जो वो आ तो जाती हैं, वो वापस इस एनवायरनमेंट से निकल नहीं पाती, जिसकी वजह से रोशनी रिफ्लेक्ट आ जाती है, लेकिन हीट जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके इकट्ठा होने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो पिघल जाते हैं। ग्लेशियर के पिघलने से सैलाब, शाबाश, ठीक है। तो ये सारा साइकिल समझ रहे हैं, ये फिर क्लाइमेट चेंज का बायस बनता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ सजेशंस मिलती जुलती उसकी वही है जो ऊपर थी, है ना। अप्लाई कार्बन टैक्सेस, शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी, सपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट। और पोल्यूशन के लिए भी लगभग क्लीनर टेक्नोलॉजी से मुराद वही, रिन्यूएबल, मैनेज वेस्ट एफिशिएंटली इन करी। ये थोड़ा जेनेरिक डिस्कशन करें, स्पेसिफिक एग्जांपल नहीं बता रहे। आपने नोट किया इसको? क्लीनर टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं बताया। इनफोर्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल लॉस, कौन से लॉस, वो नहीं बताया। आप लोग जो सजेशन बता रहे थे वो स्पेसिफिक थी, वो ज्यादा बेहतर थी। चलिए नेक्स्ट क्लास, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि जब आप दरख्त काटेंगे, जब आप शिकार करेंगे जानवरों का, ठीक है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय, तो इससे क्या होगा, जो वो नस्ल है जो जंगलों पे डिपेंडेंट है, जंगलों में रहती है, जब आप जंगल में जाके शिकार करेंगे या दरख्त काटेंगे, जंगल खत्म होंगे तो वो साथ में खत्म हो, वाइल्ड लाइफ भी खत्म हो जाएगी। आपके ख्याल में इसका क्या सजेशन है, कंट्रोल मेजर्स है, जरा बताइए। अगर जंगल देखिए, पहले तो फिर हमें ये सजेशन देनी चाहिए भाई जंगल खत्म ही ना करो। पहली सजेशन तो ये होनी चाहिए, पाबंदी लगानी चाहिए, डिफॉरेस्टेशन, हंटिंग पे फाइन हो, शाबाश। वो यार वो इंडियन जो क्या है वो एक्टर सलमान खान, उसको काले हिरन का शिकार, वो केस पड़ा हुआ ना उसके ऊपर। हाँ, इस तरह की रेगुलेशन होगी तो लोग ये जो रेयर स्पीशीज है इनको नहीं खत्म करेंगे ये। अच्छा, इसके अलावा चले, शिकार पे पाबंदी लगा दी, दरख्त काटने पे पाबंदी लगा दी, और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने कैसे करें, इदारा बनाए जो कि सुपरविजन करें लॉस के, ठीक है। और इसके अलावा
हाँ, अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही हो तो उसको रिफॉर्म करें, रिफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका क्या मतलब है? रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज, मिसाल से समझाएं, जैसे ओशंस में प्लास्टिक बैग को सैरो तफरी के लिए जाते हैं, वहाँ फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ को, बाजू का ऐसा आपने मछली वगैरह देखी होगी, उसका फंसे होते हैं प्लास्टिक में, ठीक है, किसी हद तक एग्जाम्पल। इसके अलावा ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन किस तरफ इशारा कर रहा है? हाँ, नेचुरल रिसोर्स बहुत से ज्यादा। कौन से वाला नेचुरल रिसोर्स है जिसको ज्यादा यूज करेंगे तो वो नुकसानदेह है? कोल, नॉन रिन्यूएबल, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसके लिए फिर अब क्या सजेशंस है आपके पास? क्या लिमिट सेट कर देनी चाहिए यूज की, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज की तरफ चलना चाहिए, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की एग्जांपल आपने दी है, और यूज की लॉ बनाए जिसने लिमिट सेट कर दी, रिसोर्सेज को कितना यूज कर सकते हैं, कोटा सिस्टम इनकरेज किया, गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करे अल्टरनेट रिसोर्सेज, अल्टरनेटिव रिजर्व पे शिफ्ट होने के लिए। फिशिंग लाइसेंस जो है, लाइसेंस सिस्टम ज़ाहिर है कोटा सिस्टम के साथ लिंक हो जाएगा कि गवर्नमेंट लिमिट्स इंपोज कर रही है, तो फिर गवर्नमेंट का वो तरीकाकार होगा गवर्नमेंट कैसे लिमिट इंपोज करती है। एक्सेसिव वेस्ट एंड कंजम्पशन, वो कह रहा है सिंक प्लास्टिक और फास्ट फैशन इंक्रीज वेस्टेज, प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, ऐसी चीजों से की वजह से नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। बताइए, प्लास्टिक की उसने खास तौर पे एग्जांपल दी है सिंगल यूज प्लास्टिक, इसका इम्पैक्ट कैसे रिड्यूस करें? हाँ, कॉटन बैग को यूज किया जाए, शाबाश। इसके अलावा रीयूज किया जाए, रिसाइकलिंग हो, शाबाश। गवर्नमेंट बैन लगाए यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, थिकनेस का लेवल जो है उसको मैनेज किया जाए ताकि कम से कम मटेरियल इस्तेमाल हो, करेक्ट। ये एक्सेसिव वेस्ट में। अनसस्टेनेबल फार्मिंग, ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा। अनसस्टेनेबल फार्मिंग, फार्मिंग का मतलब क्या भाई? फसलें उगानी, फसलें उगाना कब से नेगेटिव हो गया? फसलें उगाना नहीं, कौन सी फसल उगाते हैं? हाँ, अनसस्टेनेबल। ये मैं एक जगह पढ़ा था, उसने एग्जांपल तो दी, गालबन वो फैदे का पौधा उसको बोलते हैं, वो पानी बहुत ज्यादा खाता है जिस जगह पे, हाँ जी। तो इस तरह की जो फसल है उससे उसको अवॉइड करना चाहिए अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी हो। इसके अलावा एक और चीज है, कुछ कुछ ऐसी फसलें जो ज्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं उनको अवॉइड करें। दूसरा, वो कहते हैं अक्सर आप क्या करते हैं, फसलों से ज्यादा प्रोडक्शन, ये एक ही तरह की फसल अगर आप जमीन पे उगाएंगे, आपके ख्याल में, जैसे हमारा तो कंसेप्ट ये होता है ना ह्यूमन डेवलपमेंट में कि भाई जो पर्सन एक ही टास्क को बार बार करता रहेगा वो उसका स्पेशलिस्ट हो जाएगा, ये अच्छी चीज है। लेकिन फार्मिंग के केस में गैस कीजिए कि अगर एक जमीन पे एक ही फसल उगाई जाए बार बार, उसके लिए पॉजिटिव है, उसकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करेगा या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। इसलिए कि जो आपने उसको खाद डालनी है, जो मिट्टी है, जो भी जरूरियात हैं जो उस फसल को उगाने के लिए, उसे हमेशा एक जैसी मिलेंगी। तो ये ऐसे होगा जैसे किसी पर्सन को हम हमेशा एक जैसा खाना प्रोवाइड करते हैं, वो खाना चाहे बेहतरीन खाना क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हर रोज एक ही किस्म का खाना खा रहा है तो उसके जिस्म को जो बाकी विटामिन वगैरह दूसरी चीजों की जरूरत है वो नहीं मिल सकेंगे। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि आपने सस्टेनेबल फार्मिंग करनी है। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब क्या है? ऐसी फार्मिंग जिसमें पानी का इस्तेमाल कम हो कंपैरेटिवली, अनलेस की नेसेसरी हो। और दूसरा, आप हर सीजन में चेंज करते रहे फसल को, ताकि जमीन को, सॉइल को जितने भी जरूरी चीजें मिलनी है, जैसे हमारे लिए विटामिन की एग्जांपल, उसके लिए जो भी मिनरल जरूरी है वो उसको मिलते रहे साथ साथ। चलिए, ये कुछ इश्यूज थे और एग्जांपल्स थी हमारी किस चीज की? एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की। 3 पिलर में से एक पिलर हमने पढ़ लिया। बताइए कुछ समझ आया इस पिलर के बारे में आपको? ठीक है, इसमें अहम चीज क्या है? 3 पिलर्स हैं। पहला पिलर एनवायरमेंटल, आपने ये देखना है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रॉब्लम्स कौन सी फेस करना पड़ रही है, उनका हल क्या है। डन। और मैं इनकरेज करता हूं बजाय याद करने के, आप इसको मेन पॉइंट्स तो याद कर ले, लेकिन जो सोल्यूशन है इसको आप सोच के लिखे तो ज्यादा बेहतर है, जैसे हमने क्लास में थोड़ी सी एक्टिविटी की है।
प्रिवेंशन बताइए, बिल्कुल मिलते, कुछ डिफरेंट है। अगर मैं एनालाइज करूं ना, जो आपने एग्जांपल दिया है या बुक में भी एग्जांपल दी है, इसमें लगभग 50% के करीब ऐसी एग्जांपल्स होंगी जो क्लियरली डिफरेंट है। लेकिन 50% के लगभग कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी होंगी जो चूंकि जेनेरिक नेचर की हैं, तो उस वजह से वो हो सकता है कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम के हल के लिए रेलिवेंट हो। तो आप ऐसी एग्जांपल को डुप्लीकेट एग्जाम में कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा हो ना कि ये एग्जांपल यहाँ पे भी है, नीचे भी रेलिवेंट हो सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। नेक्स्ट है सोशल सस्टेनेबिलिटी। सोशल सस्टेनेबिलिटी का ताल्लुक एनवायरनमेंट से नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है? इंसानों से है। शाबाश, बिल्कुल कह रहे सोशल सस्टेनेबिलिटी मींस इंश्योरिंग दैट पीपल हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, बेसिक नीड्स एंड ह्यूमन राइट्स। सबके साथ सबके जो हकूक हैं वो एक जैसे हों, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, इक्वली ट्रीट करने से मुराद ये है, ऐसा नहीं है कि जो प्रॉफिट है सब में इक्वल बांट दिया जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, बल्कि क्या मतलब है, हर एक को जो मिनिमम जिंदगी गुजारने के लिए सहूलियात चाहिए वो सबको अवेलेबल हो। अगर कुछ लोगों को ज्यादा है, कुछ लोगों को कम है, ये गैप जनरली ज्यादा है, तो फिर इसको हम समझते हैं कि ये एक इनजस्टिस है या ये सोशल सस्टेनेबिलिटी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी एक खास क्लास को उसके कुछ राइट से या नेसेसिटी से महरूम करेंगे ना, कुछ दिन तक तो ये चल सकता है, कुछ अरसे तक, लेकिन लॉन्ग टर्म इस तरह की प्रैक्टिस नहीं चलती। आखिरकार वो क्लास जो है वो तंग आके बगावत पे उतर आती है। ठीक है, आप अगर जितने मर्जी लॉ स्ट्रॉन्ग कर लें, लॉ स्ट्रॉन्ग करने से जुराइम कम जरूर होंगे, लेकिन अगर आपने उस जुर्म की जड़ को खत्म ना किया तो फिर जुराइम खत्म कभी नहीं हो सकते। एक बेरोजगार बंदा है, उसको कुछ साल 6 महीने जॉब नहीं मिलेगी, वो चले कुछ ना कुछ ढूंढता रहेगा। साल 6 महीने जॉब नहीं मिली, वो हो सकता है फिर छोटा मोटा अपना काम शुरू कर दे। लेकिन कुछ अगर हाईली क्वालिफाइड है पर्सन, उसको जॉब नहीं मिल रही, उसने फॉर एग्जांपल छोटा मोटा काम भी किया लेकिन काम नहीं चला, या वो छोटा मोटा काम करना चाहता, इस तरह के लोग जो हैं, या इवन ऐसे लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं भी है, अगर उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिले, क्या करते हैं, क्राइम रेशियो में इजाफा हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और क्राइम जो है ये साथ साथ चलते हैं। आप ला जितने मर्जी इंक्रीज कर दें, अब जिसके घर में खाने को नहीं है उसको जानकारी से उसने लेना ही लेना है। तो इसीलिए सोशल सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है कि आप मिनिमम जिंदगी गुजारने के लिए जो मिनिमम चीजों की जरूरत है वो सबको प्रोवाइड करें, और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट की। यहां पे क्या कह रहा है, जिस तरह एनवायरमेंटल फुटप्रिंट थे उसी तरह सोशल फुटप्रिंट भी है। यानी कह रहा है कंपनी जो कुछ करेगी उसका लोगों की जिंदगियों पे असर होगा। जैसे कंपनी की हर एक्टिविटी का असर एनवायरमेंट पे होता है, तो कंपनी की हर एक्टिविटी का असर लोगों की जिंदगियों पे भी है। भाई क्या असरात हैं जरा देखते हैं और उनको हम कैसे हल कर सकते हैं। पहला, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, तर्जमा ना कर दे, तर्जमा मुझे भी आता है। रीजन बता, या चले इसकी रीजन क्या है, पॉवर्टी या इनइक्वालिटी की रीजन क्या है? जीडीपी पर कैपिटा कम है, सैलरी स्ट्रक्चर फेयर नहीं है, टैक्स स्ट्रक्चर फेयर नहीं है। ओके, आपके ख्याल में इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए क्या सजेशंस देते हैं आप, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को दूर करने के लिए? कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन? ट्रैफिक के? फिर कौन से? सैलरी स्ट्रक्चर जो है उसको फेयर किया जाए, रैशनलाइज किया जाए, टैक्स स्ट्रक्चर ताकि अमीरों से टैक्स लेके गरीबों पे खर्च किया जाए। मुझे याद है इकोनॉमिक्स में एक होता था पॉइंट में 8-10 हेडिंग बनाया करते थे हम, तब बन जाती थी। ओके चले, कोई बात नहीं है, अभी भी माशाल्लाह आप एक्टिव हैं, मेंटली एक्टिव है, अंडर एस्टिमेट ना करें अपने आप को। सोशल एक्सक्लूजन एंड इनजस्टिस, मतलब कह रहा है डिस्क्रिमिनेशन। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है किसी खास सेक्टर को हम रिफ्यूज कर दें उसको डील करने से। जैसे ये कुछ कंट्रीज में ऐसे होता है, जैसे अमेरिका में काला गोरा, ठीक है, ये प्रॉब्लम बहुत सी स्टेट्स में अभी भी है। आज से 100-150 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा थी, अभी भी है। ठीक है, लोग जब फसादात आते हैं तो ये प्रॉब्लम सामने आती है। हम मुसलमान, ये तकरीबन हर जगह पे होते हैं इस तरह। हमारे यहाँ भी इधर ही है, हमारे यहाँ नहीं है क्या? ये हर कंट्री में होते हैं। हाँ जी, हाँ, शिया सुन्नी क्लासिक एग्जांपल है इसके। तो ये जो है इंडिया में तो वो है, बड़ी एग्जांपल है इंडिया में। बोलो क्या होते हैं उनकी जाते, वो क्या अछूत, हाँ अछूत, हाँ, ब्राह्मण, खश्तरी, वैश्य, शूद्र, हाँ
बर्मन होते थे वो इबादत करने वाले, खश्तरी तजारत करने वाले, हाँ वैश होते थे वो खिदमत करने वाले। ताजिर कौन होते थे? नहीं तजारत करने वाले खश्तरी होता ताजिर नहीं, वो जो प्रोटेक्ट करते थे सल्तनत को, वो फौज किस कैटेगरी में आते थे? चले गोली मारे जो भी। अहम चीज ये अछूत ऐसे होते थे उनको करीब नहीं आने देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये है एक्सक्लूजन। जॉब्स जब आप फॉर एग्जांपल आप अनाउंस करें तो उसमें किसी खास लोगों को एक्सक्लूड कर दें, कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी सोसाइटी के अंदर हर तरह के लोगों की, हर ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करना चाहिए। कैसे इंश्योर कर सकते हैं? कैसे इंश्योर कर सकते हैं भाई? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लाहौर की, फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं, एक मशहूर यूनिवर्सिटी लाहौर की या कराची की, वो गांव से आने वाले लोगों को एडमिशन नहीं देते। आपके नहीं, मुझे नहीं पता कौन सी है, मैंने रैंडम एग्जांपल दी है, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या ये सोशली एक्सक्लूड इनजस्टिस है? ये क्या एक ग्रुप को एक्सक्लूड कर रहे हैं? क्या किया जाए, कैसे इंश्योर किया जाए कि ये ना हो? कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, ताकि कोटा सिस्टम से क्या होगा कि हर रिप्रेजेंटेशन जो है, हर सेक्टर जो है, हर फील्ड ऑफ लाइफ से रिप्रेजेंटेशन हो सकेगी। जैसे पाकिस्तान में कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, लिस्टेड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फीमेल की रिप्रेजेंटेशन का कोटा रखा गया है कि लाजमी रिप्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि कंपनीज में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेल ज्यादा हुआ करते थे, ठीक है, और फीमेल चंद एक हुआ करती थी। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि भाई कंपनीज में फीमेल्स भी तो काम करती हैं। अब फीमेल्स के राइट्स को, उनके मसले मसाइल को कोई टॉप लेवल पे दूसरी फीमेल होगी, वो बेहतर तरीके से डील कर सकती है और इनकी डिसीजन मेकिंग भी होनी चाहिए, ठीक। तो ये एक समझ लीजिए स्टेप्स है इस एक्सक्लूजन या इनजस्टिस को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फेयर लॉस, इक्वल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस पास किए जाए जी। सीट्स हो उनके लिए, बिल्कुल। कहाँ? बस में? कहाँ में? मुझे लगा ऐसा बोर्ड में नहीं, वो चूंकि बोर्ड वाली एग्जाम्पल मैं दे चुका था, वो इसलिए मेरे ज़हन में हुआ। नहीं, बस की सीट्स क्या पूरी की पूरी बस होनी चाहिए लादा, और है भी वैसे। लाहौर में पिंक बस नहीं चलती। नहीं, मैंने देखी है, खुद देखी है मैंने पिंक बस। ग्रीन नहीं, पिंक कलर की बस थी, उसमें सारी खवातीन थी, स्वाइट ड्राइवर के। स्पीडो में पिंक पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा, नहीं फीमेल्स के लिए अलग से कोई बस सर्विस नहीं है पूरे लाहौर में? अच्छा चले भाई, रहने दे, आगे चल। लिमिटेड एक्सेस टू सर्विसेज, कह रहा है लोगों को हेल्थ की, एजुकेशन की और क्लीन वाटर की जो सर्विसेज है ये बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। यानी सारे लोगों को जो हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल सकेंगी। हर जगह लिमिटेड हॉस्पिटल्स हैं तो उनमें बेड कम हैं, एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। ये प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है, ये सोशल इनजस्टिस है, ठीक है। लिमिटेड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज जो नेसेसिटीज है। आपके ख्याल में इनके हल के लिए क्या किया जाए? क्या आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो अवाम है उनको हेल्थ, एजुकेशन, ये सर्विसेज सफिशिएंटली अवेलेबल हैं? रीजन क्या हो सकते हैं? मुझे 1-2 रीजन बताएं और फिर 4-5 हल बताएं। रिसोर्सेज कम है, ओके ठीक है। पॉपुलेशन ज्यादा है, यूं कह सकते हैं, ओके। छोटे एरिया में, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर भी जाने के लिए तैयार नहीं होते। चलिए अब इसका सोल्यूशन बताइए, सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल, गवर्नमेंट को चाहिए कि डाइवर्सी जो डिस्टेंट एरियाज हैं वहां पे हॉस्पिटल बनाए जाएं ताकि लोगों को अपने इलाके के करीब ही सहूलियात मुयसर आ सके, ठीक है। उन्हें ये ना कहना पड़े एनु लोर लाइयो, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, लाहौर वाले क्या कहते हैं, जगह नहीं है, इसे वापस ले जाओ। चलिए, तो और क्या हल और सोल्यूशन बताइए क्या है? कैसे जनरल पब्लिक के कैसे? आईके वाली की तरह एग्जांपल ना दे, जनरल स्पेसिफिक बताएं। गवर्नमेंट कैसे स्पेंडिंग करे? हॉस्पिटल की आपने स्पेसिफिक एग्जांपल दी, गुड। अब इसी तरह स्कूल कॉलेजेस के एग्जांपल भी दे दें। एजुकेशन फैसिलिटीज भी इसी तरीके से प्रोवाइड की जाए जिस तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज लोगों को करीब तरीन उनकी रेजिडेंट्स के करीब तरीन प्रोवाइड की जा रही है। और प्रोफेशनल्स को इनकरेज किया जाए कि वो ऐसे एरियाज में जाके वर्क करें
इंसेंटिव देने चाहिए उनको। जो भी आपके जहन में आ रहा है वो उसमें आ सकता है, सिर्फ उस मसले का हल होना चाहिए, उससे रिलेट करना चाहिए। ठीक है, वो हमने लकीर के फकीर थोड़ी बनना है, मतलब चलिए कोई टेक्निकल चीज हो तो हम बन भी जाए, ये तो कॉमन नॉर्मल चीजें हैं जो हम ऑब्जर्व करते हैं। डिफेंस का बजट कम करने की बात नहीं करनी कभी तुमने आइंदा। हमें इंडिया से भी खतरा है, हमें इसराइल से भी खतरा है, हमें ईरान से भी, अफगानिस्तान से भी खतरा है। हाँ जी, और समंदर में शार्क मछली तो हमारी परमानेंट दुश्मन है, जरा सा कम किया आके ये सारे लोग हमें खा जाएंगे आइंदा, समझ रहे। चलते लेक्चर में तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी ना, आप लोगों की शक्लें नहीं आ रही थी, मेरी आ जाती है। हाँ जी, आगे चलते हैं। हाँ जी, बल्कि इन सारे मसाइल चले छोड़े। वीक सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, अगला मसला, ये देखा देखा पता था उसको, पता था तुम्हारे जिन में ये बात आएगी, इसलिए उसने कहा वीक सिक्योरिटी। वीक सिक्योरिटी, वो कह रहा है ये बजट इस वजह से नहीं है, ये सोशल होता कि डिफेंस वाले ले जाए, नहीं 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 नहीं, ये करप्शन की वजह से कम होता है। खुदा का तो बहन तेरी मेहरबानी, मैं सीरियस हूँ, मैं सीरियस हूँ। ओके, नहीं ऐसा करते हैं जो किताब में लिखा है वही पढ़ते हैं, आप ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। वो कहता है जी वीक सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, वीक सिक्योरिटी और बैड गवर्नेंस की वजह से क्या होता है, लोग बेचारे जो दिन रात एक करके मेहनत मजदूरी करते भी है, घर लेके जाते होते हैं, कोई ना कोई गन पॉइंट पे चीजें छीन के ले जाता है। क्या करें इसके लिए, भाई कैश ले जाने की क्या जरूरत है आपको, जैज कैश में पैसे ट्रांसफर करवाया करें ना, डिजिटल सिस्टम को इंक्लूड करें, कहें कोई डाकू लेके ना जा सके। ठीक है, कोई बात नहीं, मोबाइल में पासवर्ड लगा होगा, लॉक लगा होगा ना। और फिर अकाउंटेबिलिटी को इंप्रूव किया जाए, डिफेंस सिस्टम, पुलिस सिस्टम को इंप्रूव किया जाए, पुलिस वालों की सैलरीज 10 गुना बढ़ा दे ताकि कम से कम रिश्वत तो ना ले, बढ़ा दे इनकी सैलरी। हाँ जी, ऐसा। लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, कम्युनिटी अर्बन प्लानिंग ठीक नहीं है। जैसे आप अगर सहूलियात, ये थोड़ा सा पॉलिटिकल इशू है, नॉर्मली पॉपुलेशन सबसे ज्यादा जिस जगह पे होती है ना, वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको वोट चाहिए होते हैं, वो उन एरियाज के ऊपर फोकस कर रही होती है। तो आप देखेंगे कि लाहौर में आबादी भी ज्यादा हो रही है, लेकिन चूंकि वोटर यहाँ पे ज्यादा है, सहूलियात भी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हो रही है। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या होता है सबसे, कि जो इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जैसे हमारे देहाती भाई हैं या जो रूरल एरियाज के लोग हैं, वो फिर शिफ्ट हो जाते हैं शहरों की तरफ। तो बजाय ये कि जो डेवलपमेंट हो वो हमारे देहात में डेवलपमेंट हो, वहां पे सड़कें बने, वहां पे कुछ इंडस्ट्रीज लगे, इंडस्ट्रीज जो है शहरों में लगती है, शहर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो देहात जो है वो फिर अंडर प्रिविलेज ही रहते हैं। तो वो कहता है ये आपकी अर्बन प्लानिंग की मिसमैनेजमेंट। आपको करना क्या चाहिए, आपको जो डेवलपमेंट करनी चाहिए बैलेंस करनी चाहिए। आप रूरल एरियाज के करीब भी फैक्ट्री जो है उनकी इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें, कंस्ट्रक्शन इनकरेज करें, ताकि लोगों को पैसे कमाने के लिए अपने घर बार छोड़ के शहरों में ना आना पड़े और शहरों के ऊपर बर्डन ज्यादा ना हो। बल्कि इससे क्या होगा, डेवलपमेंट, शहरों की डेवलपमेंट की रफ्तार थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन हमारे रूरल एरिया की डेवलपमेंट और ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेहतर है। बहुत से सोशल इश्यूज भी इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल वो शायद अपने अपना हिसाब होगा गवर्नमेंट का। लैक ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट इसी तरफ इशारा कर रहा है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, लोगों में स्किल सेट को इंक्रीज किया जाए। उन्हें कि भाई ऐसा करो कि ये कराची आने की जरूरत नहीं, जिस जगह पे आप हो उधर ऑनलाइन कोर्स कर लो कोई। अब तो ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट आ गया है, अब आप अपने घर में बैठे हुए अर्निंग कर सकते हैं। अब इसको इंकरेज किया जाए। आज से 15-20 साल पहले शायद घर बैठ के अर्निंग करना मुश्किल था, लेकिन आज ये अर्निंग करना बहुत ही आसान है। ठीक है, इवन वो कंपनीज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज जहाँ पे जो बुला बुला के अपने ऑफिस को वहाँ पे एम्प्लॉइज जो है उनको बिठाती थी, अब वो खुद ये कह रही है, एम्प्लॉइज को घर भेज रही हैं कि आप घर बैठ के काम करें, जरूरत हुई तो आपको बुला लिया जाएगा, वरना ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपकी जो हेरिटेज साइट्स है, जैसे क्या है वो अभी उन्होंने नीला गुंबद के करीब, हाँ नीला गुंबद को प्रोटेक्ट किया, वहाँ पे कमर्शियल मार्केट हो गई थी ना, आहिस्ता आहिस्ता वो नीला गुंबद तो छुप ही गया था। पता नहीं कौन सा बादशाह की कब्र है उधर, पता है, अल्लाह जाने किसकी है, मशहूर नीला गुंबद के नाम से ही है, पता है ना आपको? हाँ जी, हाँ बादशाह कौन है वो नहीं पता, चले ठीक है।
प्रोटेक्ट हेरिटेज साइट्स, एनकरेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, वुमेन की पार्टिसिपेशन, ट्रेनिंग एंड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम, डेवलप मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ये सजेशन दे रहा है कि आपका बैलेंस अर्बन डेवलपमेंट जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट को इंश्योर करना है आपने। तो अगर आप देखें तो इन सारे जो इश्यूज है इनका ताल्लुक सोसाइटी से है, लोगों से है, सोशल से है। तो ये हमारा है सेकंड पिलर ऑफ सस्टेनेबिलिटी। पहला पिलर कौन सा था? एनवायरमेंट। दूसरा कौन सा है? कुछ समझ आया ये बताना क्या चाह रहा है? ये सोशल इश्यूज आपको बता रहा है और बता रहा है इन सोशल इश्यूज को इस तरीके से खत्म करे, कम करे। ये जितने इश्यूज कम होते जाएंगे सोशल फुटप्रिंट उतना ही रिड्यूस होता जाएगा, सस्टेनेबिलिटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये सोशल फुटप्रिंट क्या है? किसी भी कंपनी का सोसाइटी पे इफेक्ट, उसे कहते हैं सोशल फुटप्रिंट। एनवायरमेंटल फुटप्रिंट क्या है? किसी भी कंपनी की एक्टिविटीज का एनवायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कहता है इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमी ग्रो करे, ये प्रॉफिट एलिमेंट आ गया। एनवायरमेंटल एलिमेंट डिस्कस कर लिया हमने, पॉलिटिकल सॉरी ये सोशल एलिमेंट डिस्कस कर लिया, अभी इकोनॉमिक आ गया। इकोनॉमिक ग्रोथ भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। बिजनेसमैन तो इसके बगैर 1 रुपया खर्च नहीं करेगा, प्रॉफिट ना नजर आया तो। कहता है इकोनॉमिक इश्यूज कौन कौन से हैं? रिलायंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। भाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर रिलायंस, इकोनॉमिक इशू कहां से हो गया? ये एनवायरमेंटल इशू नहीं था। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? एंड तक लेके जाए ना बात को, तो क्या होगा इससे? हाँ, सस्टेनेबल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। हो सकता है आपको दूसरी नीड्स के लिए वो चीज अवेलेबल ना हो। एक मिनरल सोर्स के बहुत से यूजेस हो सकते हैं ना, अगर आप एक लेस इंपॉर्टेंट यूज के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया तो मोर इंपॉर्टेंट यूज के लिए हो सकता है अवेलेबल ना हो। और मे भी कल को आने वाले सालों में हमें पता चले कि इस चीज का ये इस्तेमाल भी हो सकता था, जो कि हम गाड़ियों में पेट्रोल डाल डाल के फूकते रहे हैं, भाई इसका तो एक बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता था। मे भी फ्यूचर में कोई साइंटिस्ट इस बात को डिस्कवर करें। सोल्यूशन क्या है जी? नॉन रिन्यूएबल, सिंपल सोल्यूशन, वन वर्ड सोल्यूशन क्या है? शिफ्ट कर लो रिन्यूएबल एनर्जी के। कैसे? प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी, यानी पहले तो बल्कि इन्वेस्ट इन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल से यानी कोयले से, पेट्रोल से, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर सिस्टम की तरफ, विंड एनर्जी उसकी तरफ शिफ्ट करें, थर्मो पावर, हाइड्रो पावर, रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करें। अगर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है तो इस यूज को एफिशिएंट बनाएं ताकि कम से कम इस्तेमाल हो। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज को प्रमोट करें, शाबाश दें, एप्रिशिएट करें। नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये एक इकोनॉमिक इशू है, हल बताएं इसका क्या करें? सपोर्ट यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, लोग यूथ को ट्रेनिंग देने का, भैया जॉब छोड़ दो, जॉब सारी उम्र नौकर रहोगे, जॉब छोड़ दो, काम भी करोगे, बॉस की बातें भी सुनोगे, क्या करो? अपना काम करो, अपना काम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, मिलता जुलता काम बताता हूँ, डॉक्टर बनो, ठीक है, रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अस्सलाम माफ करें, मिलता जुलता नहीं, बड़ा रिस्पेक्टेबल काम है। नहीं, वैसे असल में ना वो मुझे एक पुरानी बात याद आ गई। वो एक था, जब मैं स्टूडेंट था तो सॉफ्टवेयर होता था इंग्लिश स्पीकिंग की, आपको पता है इस एज में शौक होता है इंग्लिश सीखने का। तो वो कुछ अल्फाज बोला करता था और कहता था रिपीट करे, अगर वो प्रोनाउंसिएशन ठीक होती थी तो वो टिक करता था, प्रोनाउंसिएशन गलत होती क्रॉस करता था। तो वो बोलता था डॉक्टर, तो एक दफा गलती से मेरा मुंह से डाकू, उसने ठीक कर दिया था। वो फिर हमारे घर में ना फैमिली में एक बड़ा ये लतीफा सा बन गया, जब डॉक्टर आता था उसको हम डॉक्टर नहीं कहते थे। तो वो लिंक आ गया, वरना इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर बहुत नोबल प्रोफेशन, आपको पता है जो एक इंसान की जान बचाए वैसे है जैसे पूरी इंसान। हाँ जी बिल्कुल, तो बहुत नोबल प्रोफेशन है वो। वैसे ही कभी कभी दिमाग में शैतानी आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, क्या कर? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, भाई जॉब नहीं मिल रही, गोली मारो, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, फिर इसके बाद इम्प्रूव्ड आर्टिकल्स नहीं मिले फर्म में, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में नहीं मिल रहा, अच्छा एनवायरनमेंट नहीं, ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत मशहूर है, ऐसी कंपनी, ऐसी फर्म है बहुत मशहूर है, लेकिन एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, गोली मारो उसको। पहले क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर ये खुद हमें हमारे पीछे पीछे आएंगी, पता नहीं आएंगी कि नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। ये कह रहा है अल्टरनेटिव वेज ढूंढे भैया एम्प्लॉयमेंट के। इंप्रूव स्किल बेस्ड एजुकेशन, स्किल को बढ़ाए, कोई ना कोई चीज
ऐड करते अपने स्किल सेट में इजाफा करते जाएं। और यहाँ पे स्किल सेट में इजाफा कह रहा है, याद रखें हम प्रोफेशनल्स हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हमने फिलोसोफर बनना है, हमने साइंसदान बनना है। हमारी जो हमारी फील्ड है ना वो है बिजनेस। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम बिजनेस करने के काबिल हों, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सके। तो अर्निंग डिग्रीज बढ़ाने से नहीं आती। सिंपल रूल याद रखिएगा, डबल डिग्री डज नॉट डबल द चांस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एक डिग्री की बेस पे अगर आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही तो उसका हाल ये नहीं है सीए करके एम्प्लॉयमेंट, तो एसीसी कर लो, एसीसी करके नहीं है तो सीए कर लो, कोई जरूरत नहीं है। क्या करो, डिग्रीज नहीं स्किल्स को बढ़ाओ। ये समझा रहा है। प्रमोट जॉब इन द डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी में जॉब को प्रमोट करो क्योंकि यहाँ पे बड़ा स्कोप है। ये जाहिर है ग्रोइंग है, मेरा ख्याल है फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोफेशन होगा, इंडस्ट्री होगी हमारे डिजिटल और एआई के बाद खास तौर पे। अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्या मतलब? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का मतलब है कि पैसे नहीं है इकोनॉमी में, बिजनेसमैन के पास प्रोजेक्ट कहां से लगाएं, पैसा नहीं है, क्या किया जाए? एससीसीपी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यहां पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है। स्पेकुलेशन मार्केट में लोन लेके स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, पैसे मिले, वाली साहब रिटायर हुए, पैसे मिले, उसे बिजनेस करने की बजाय क्या कर दिया, गोल्ड बाय कर लिया, कोई प्रॉपर्टी बाय कर ली, भाई हम घर में बैठेंगे आराम से, ये बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं कर रहे, इसको बिजनेस में लगाए। बिजनेस में कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई होता है, रिटर्न मिलता है अगर वो तरीके से बिजनेस किया जाए, वरना उड़ भी जाता है। बिल्ड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, उसे कहे सर बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए आप। फॉलो आईएमएफ और एफएटीएफ स्टैंडर्ड्स, आईएमएफ और एफएटीएफ जो कहे चुप करके मानते जाएं, आपके माली मसाइल हल होते जाएंगे। ये बात सबसे आसान है, सही है, इसको तो जरूर लिख लीजिएगा। फिर अनसस्टेनेबल डेट, ये शायद पाकिस्तान को सामने रख के उसने बोला है। उसने कहा एक लेवल होता है सस्टेनेबल डेट, एक सर्टेन लेवल तक आप उधार ले सकते हैं, उसको वापस भी कर सकते हैं। एक पर्सन जिसकी सैलरी फर्ज कीजिए 50,000 है, ठीक है, अगर वो मेरा ख्याल है कोई 20-22 हजार तक का डेट लेवल होगा ना, वो शायद ले तो पे कर सकता है। लेकिन जब आधे से ज्यादा सैलरी, उसको इतना डेट ले ले कि उसकी रीपेमेंट में उसकी आधे से ज्यादा सैलरी निकल रही हो, तो याद रखिए वो सस्टेनेबल नहीं है। वो खुद गुजारा नहीं कर सकेगा अपनी सैलरी इनकम के ऊपर। वो फिर क्या करेगा, वही जो पाकिस्तान करता है, क्या कि पिछला लोन पे करने के लिए अगला लोन लेना पड़ता है। ये है अनसस्टेनेबल डेट। अगर आप अपने इंटरनल सोर्सेज से अपने डेट्स को रीपे ना कर पाए, इसे कहते हैं अनसस्टेनेबल डेट। इसके लिए क्या किया जाए? क्या हमें अगर अनसस्टेनेबल डेट है पाकिस्तान का, तो उसके लिए नया डेट लिया जाए ताकि पुराना डेट पे कर सके? कह रहे हैं हाँ ये भी बात है, आईएमएफ के प्रोग्राम अवेलेबल हैं आपके पास, ठीक है। हर नए डेट के साथ नई शर्तें होंगी, आहिस्ता आहिस्ता पूरी करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता शर्तें भी सख्त होती जाती हैं। लेकिन एक अच्छा तरीका, पहले उसने अच्छा तरीका बताया है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, अनसस्टेनेबल डेट, इसको कंट्रोल करने का अच्छा तरीका क्या है? अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं। इकोनॉमिक्स में दूसरी बात भी लिखी थी, टैक्स को बढ़ाएं और गैर जरूरी खर्चे कम करें। यह है आपका अनसस्टेनेबल डेट को मैनेज करने का तरीका। फिर दूसरा तरीका क्या है कि आईएमएफ प्रोग्राम में चले जाएं, ठीक है, वो आपको वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है आईएमएफ वो पे करवा के अपने शिकंजे में काबू कर लेगा। फिर आईएमएफ से का लोन वापस करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास चला जाए। अगर दोनों मांग ले, सऊदी अरब इस्लामी भाई दोस्त, जरूरत के बाद काम आता है और याद भी आता है। तुर्की, चाइना, हाँ जी बिल्कुल, अमेरिका, सारे तो हमारे दोस्त हैं। देखा पाकिस्तान कैसा अच्छा है। दुनिया में बहुत कम ऐसे ममालिक हैं जिन्हों की हर अमीर बंदे से अच्छी हेलो है, हर अमीर मुल्क से। पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में से है। हाँ जी, कटोरा लेके नहीं, कटोरा नहीं बोलते उसको, कशकोल बोलते हैं। मायोपिया क्या है? शॉर्ट टर्म थिंकिंग। आप अपनी थिंकिंग को शॉर्ट टर्म ना करें, लॉन्ग टर्म करें। सिर्फ ये ना सोचे कि भैया अगर 2 साल बाद इलेक्शन है, ये 2 साल किसी ना किसी तरीके से निकल जाए, हैं, हमारी अच्छी रेपुटेशन आ जाए, बाद में जो नई गवर्नमेंट आएगी सारा कुछ उस पर डाल देंगे, ठीक है। बाद में अब आपको पता है पीपल पार्टी की गवर्नमेंट आने वाले हैं 2 साल बाद, 1.5-2 साल बाद, फिर कोई नई जमात बार चलता। तो ये क्या है? पॉलिटिकल, नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनकी शॉर्ट टर्म अप्रोच होती है कि इलेक्शन के बारे में सोच रही होती है कि हमारा नेक्स्ट इलेक्शन क्या होगा। मुझे याद है, लेकिन इसका एक दफ़ा फ़ायदा हुआ था। वो गालबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, शायद 5 साल पहले वाली कोई। जिस साल में इलेक्शन था ना, उन्होंने ऐसा काम किया, सारे सैलरी पर्सन बड़े खुश हुए। क्या? टैक्स रेट बहुत ही कम कर दिया। टैक्स रेट हमारा लगभग कोई जो है ना एवरेज
मिनिमम 10% से शुरू होता है, यानी जब कभी कोई एम्प्लॉयर आपको सैलरी ऑफर करे ना 10% तो लाजमी आपने कट करके कैलकुलेशन करनी है। अगर आपको फर्ज कीजिए 2 लाख पर मंथ की सैलरी ऑफर हो ना, तो आपने जो प्लानिंग करनी है अपनी 2,80,000 की करनी है। और अगर थोड़ा से ज़्यादा जाएगा तो रेट बढ़ भी सकता है। वो 10 से 20% के दरमियान में नॉर्मली रहता है सैलरीड पर्सन के लिए। 35% तक भी जाता है लॉस के मुताबिक, लेकिन वो रेयर केस होता है। नॉर्मली 10 से 20% के दरमियान। तो वो रेट बहुत कम हो गया था, मतलब एग्जाम्पशन लिमिट बढ़ गई थी। हम बड़ा खुश हुए कि भाई इस महीने, ये इस साल में जो 5-6 महीने थे ना होने के बराबर टैक्स दिया था। इलेक्शन में फिर बढ़ गए थे अब भी बढ़े। चलिए बहरहाल, फोकस ऑन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। कहते हैं अगर आप शॉर्ट टर्म को फोकस करेंगे तो फ्यूचर जो स्टेबिलिटी है वो डैमेज होगी। आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। जैसे 2025, अब 2025 की बेस को 2030 लिख दे। 25 तो गुजर गया ना, 25 तो लॉन्ग टर्म क्या पास्ट प्लानिंग हो जाएगी। 2025 को भी छोड़े, 35 लिख दें। हाँ, 2035 में पाकिस्तान एशियन टाइगर्स में शामिल हो, दुनिया की बड़ी कुव्वत होगा। अच्छा, इनकरेज कंपनीज टू रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी प्रोग्रेस। क्या कह रहा है? कंपनीज को इनकरेज करे, ए कंपनी शॉर्ट टर्म ना सोच, ये ना सोचो कि बस ये वाला साल जो है ये सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाए बगैर निकल जाए, अगले साल की अगले साल देखेंगे। नहीं, बल्कि क्या करो, अभी से ही सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अकाउंटिंग में सिखाई जाती है ना आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स। नहीं R2 के सिलेबस में है। अच्छा, अब आएंगे बिल्कुल। स्पोर्ट ग्रीन फाइनेंस। अच्छा, ग्रीन फाइनेंस, दो कंसेप्ट, दो टर्म टेक्निकल है, एंड पे वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक है ग्रीन। अच्छा, मुझे बताइए, अगर कोई इस एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कोई कंपनी प्रमोट करे, क्या आपका अच्छा इमेज होगा उस कंपनी के बारे में या बुरा? डेफिनेटली अच्छा होगा। पूछने की क्या बात है, ये पूछने वाला सवाल है, अच्छा होगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी अपने आप को क्लेम करे, जी मैं ग्रीन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करते हैं, हमारी प्रैक्टिस एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और अंदर खाते दबा के एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो? ऐसा हो सकता है। इसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग। अच्छा, तेरी हरकतों से मुझे लगता है पहले मुझे थाने वाले लेके जाएंगे और वही सलूक करेंगे जो अनकरीब में शुरू हुआ है, और फिर उसके बाद वीगो डाला भी आएगा। दोनों तरफ से मैंने पकड़े जाना और तुझे जरूर साथ लेके जाऊंगा मैं। और ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है? ग्रीन फाइनेंसिंग क्या है? क्या नाम है भाई का? अदरीस भाई हैं ये जो शो कर रहे हैं, अदरीस भाई कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। अदरीस भाई क्रिसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी DIA की क्लास में, DI खान से आए हैं। हाँ, कैमरे, इनका ID कार्ड दे डिस्प्ले कर, रहने दे भाई, रहने दे। ग्रीन फाइनेंसिंग क्या? अच्छा, ये ग्रीन वॉशिंग मैंने आपको, अब क्या ग्रीन फाइनेंसिंग का कंसेप्ट? ग्रीन फाइनेंसिंग का कंसेप्ट क्या है कि सपोर्ट पर ऐसी कंपनीज जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस में, देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना आसान काम नहीं है, कॉस्ट बढ़ेगी। एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना आसान काम नहीं है, कॉस्ट बढ़ेगी इसकी। ठीक है, जैसे आपको एक क्लासिक एग्जांपल दी थी ना कि घर के करीब, जो फैक्ट्री के करीब नहर चल रही है, दरिया चल रहा है, उसमें सारा कुछ डंप कर दें। एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन क्या है? वो शहर से दूर जाके गवर्नमेंट ने जगह बनाई हुई है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होगी, वहां पे डंप करें। तो इसके लिए इस पर रिन्यूएबल एनर्जी को, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को इंकरेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को ग्रीन फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। ग्रीन फाइनेंसिंग का मतलब क्या है? फंडिंग फॉर प्रोजेक्ट्स दैट प्रोटेक्ट और इंप्रूव द एनवायरमेंट। गवर्नमेंट को फंड प्रोवाइड करने पड़ेंगे सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो ऐसी प्रैक्टिसेस कंपनीज फॉलो कर सकें जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रही हैं, इंप्रूव कर रही हैं। यह है ग्रीन फाइनेंसिंग के सपोर्ट प्रोवाइड। क्या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है? बिल्कुल करती है। कोरोना में एम्प्लॉयज को रिटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंसेंटिव्स दिए कंपनीज को? बिल्कुल दिए। जब एम्प्लॉयमेंट के लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, जब एक्सपोर्ट के लिए इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, तो फिर एनवायरमेंट के लिए इंसेंटिव क्यों नहीं दिए जा सकते? एनवायरमेंट के लिए फंडिंग प्रोवाइड करना, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीन फाइनेंसिंग। ये कहता है ये इंश्योर करता है, ठीक है, सारा कुछ इंश्योर। एडवांटेजेस क्या है? लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट। जब कंपनीज को ग्रीन फाइनेंसिंग मिलेगी गवर्नमेंट के, ये फाइनेंसिंग किसी भी शक्ल में हो सकता है टैक्स रेट कम कर दे गवर्नमेंट ऐसी कंपनीज के लिए जिनका, बल्कि एक कंसेप्ट है बॉन्ड का। बॉन्ड का कंसेप्ट क्या है कि कंपनी बॉन्ड इशू करेगी, उसे लोन मिलेंगे,
उस लोन का इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा कि क्या कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। उसकी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को मेजर किया जाएगा। अगर फर्ज कीजिए उसने 100% प्रैक्टिसेस एनवायरमेंट फ्रेंडली की, तो हो सकता है जो बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% हो। अगर 80% प्रैक्टिसेस को फॉलो किया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के 4% हो जाएगा। अगर 60% किया 6%। इस तरीके से, यानी जैसे जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते जाएंगे बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट कम होता जाएगा। ये बड़ा अहम कंसेप्ट है। तो इस तरीके, ये भी एक तरीका है ग्रीन फाइनेंसिंग का। तो इससे आपकी क्या होगी, फाइनेंसिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। आपको बेनिफिट मिल रहे हैं ना, गवर्नमेंट ग्रांट भी दे सकती है, डोनेशन भी दे सकती है, ये ऐसे लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो सब्सिडाइज रेट पे हो। और क्या फायदा होगा ग्रीन फाइनेंसिंग से? ये क्या फायदा होगा? क्योंकि ग्रीन फाइनेंसिंग की वजह से कंपनी एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही है, उसका कॉर्पोरेट इमेज इंप्रूव होगा, ग्लोबल इन्वेस्टर अट्रैक्ट होगा। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग है, इसमें तो एक्सप्लेनेशन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। स्पोर्ट इनोवेशन, आप नई नई क्लीन टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे, अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की कोशिश कर रहे होंगे, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन जिसमें एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान हो, डैमेज कम से कम हो। अलाइन विद ग्लोबल गोल्स, पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो सोच रही है, जिस लेवल पे आपकी कंपनीज भी उसी के मुताबिक सोच रही होगी कि हमें एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है। डिसएडवांटेजेस भी हैं क्या? बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ग्रीन फाइनेंसिंग हासिल करते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट आपको खुली छुट्टी नहीं दे देगी। गवर्नमेंट कहेगी हर साल आपने रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए वेरिफिकेशन करवानी है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, वो क्या जीआरआई के बारे में पढ़ा है आपने कभी? जीआरआई क्या है? हाँ, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव। ठीक है, पॉजिटिव सॉरी ये क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कह रहा है आप रूटीन में जितना मैनेजमेंट करते थे अब आपको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को करना पड़ेगा। इसके लिए स्टाफ भी अलग से चाहिए, अलग से मैनेजमेंट करनी है आपने। वेरिफिकेशन चैलेंजेस, जो ग्रीन रिपोर्टिंग आप इशू करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, उसको वेरीफाई कौन करेगा, कैसे करेगा, ये अलग से मसला है। इसका मतलब है ग्रीन रिपोर्टिंग या एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना एक टास्क है, उसको फिर वेरीफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है वो कंपनी बायस्ड होके पॉजिटिव रिजल्ट को सिर्फ प्रमोट शेयर करे आपके साथ। रिस्क ऑफ ग्रीन वॉशिंग, ग्रीन वॉशिंग क्या बताया था अभी? हाँ, डिसेप्टिव, फेक क्लेम करती है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करते हैं, हालांकि असल में वो नहीं होती। लिमिटेड एक्सेस फॉर स्मॉलर, बड़ी बड़ी फर्म तो ग्रीन फाइनेंसिंग उठा के ले जाएंगी, अचीव कर लेंगी, अप्लाई कर लेंगी, छोटी छोटी फर्म जो है वो इसको हासिल नहीं कर सकेंगी। इंटरनेशनल 3 पिलर ये स्टार्ट में बता दिया था। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वही, ग्लोबल रिपोर्टिंग, ग्रीन नहीं ग्लोबल, मैं ग्रीन बोला था, ग्लोबल। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिस सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस है उनको आपने शेयर करना है पब्लिक के साथ। जैसे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करते हैं ना, भाई ये देखो मेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये है, उसी तरीके से आपने अपने सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को भी प्रेजेंट करना है, लिखना है क्या प्रैक्टिसेस आप फॉलो कर रहे हैं, ये भी शेयर होल्डर को मिलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है जिसे आप आईएफआरएस कहते हैं। भाई ये जो है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसके लिए क्या IFRS S1 S2, शाबाश। और GRI ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव, और कौन सा आप कह रहे हैं? SSB क्या है? स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग रिपोर्टिंग। ओके ओके ओके। पर्पस क्या है जी? ऑर्गेनाइजेशन का इमेज इंप्रूव होगा। बेनिफिट्स क्या है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के? अच्छा, साइंसदान देखे कितना है, उसने सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग को चूंकि इनकरेज करना था ना, उसने बेनिफिट्स ही बताए हैं, उसने इसके डिसएडवांटेजेस नहीं बताए। हालांकि इसमें कम से कम ये वाले जो डिसएडवांटेजेस थे ना, हाई रिपोर्टिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, ये लिखे जा सकते थे, हाँ जी, लेकिन उसने यहाँ पे सिर्फ सस्टेनेबिलिटी, जिस चीज को प्रमोट करना हो ना उसके फिर नुकसान नहीं बताए जाते। इंटरनल बेनिफिट्स क्या होंगे सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क, एनवायरमेंटल रिस्क की बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आप लिख रहे हैं वो जाहिर आप उसको एनालाइज भी करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिजल्ट, आपको पता चलेगा कंपनी की सक्सेस सिर्फ फाइनेंशियल्स पे डिपेंड नहीं करती, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और चीजें भी अहम है। इंप्रूव्ड लॉन्ग टर्म प्लानिंग एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, पता नहीं कैसे होगी, ये तो कॉस्ट बढ़ेगी,
पहले तो पढ़ के आए, पीछे हमने कॉस्ट बढ़ेगी। हाँ सॉरी कॉस्ट कम भी कैसे वाला, ग्रीन फाइनेंसिंग की वजह से, अगर आप इसको पूरा करते हैं फिर लॉन्ग टर्म में, करेक्ट। एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्या होंगे, इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ेगा, ऐसी कंपनी की रेपुटेशन बढ़ेगी जो कि एनवायरमेंटल प्रैक्टिसेस को फेवर करती है, सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस फॉलो कर रही है, बेटर कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर अच्छा समझेंगे कि अच्छा पहले सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आती थी, अब नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी आ रही है कंपनी से। स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी एंड पब्लिक इमेज इंप्रूव होगा। कुछ समझ आया? आज के अभी तक के लेक्चर में सबसे टेक्निकल चीज क्या थी? ग्रीन वॉशिंग नहीं था, ग्रीन फाइनेंसिंग के एडवांटेजेस के डिसएडवांटेजेस, कोई भी टेक्निक ओके। अच्छा मुझे बताइए क्या आप इस काबिल हैं कि बता सके 3 पिलर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के कौन कौन से हैं? हर पिलर के जो इश्यूज हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स नॉर्मली फेस की जाती है वो बता सकते हैं, और हर एक के 2-2 3-3 सोल्यूशन भी बता सकते हैं। चले बस इसका मतलब है आपने जो कुछ मकसद था वो सारा कुछ सीख लिया। अब ऐसा करते हैं, छोटी सी करते हैं, चाय नहीं अभी आपको चाय मिल गई? ओके हाँ ठीक है, 5 मिनट की करते हैं ब्रेक। 5 मिनट के लिए आप रीड कर लीजिए इसको, कोई ऐसी टर्म है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, समझ में नहीं आई तो वो पूछ लीजिएगा, ताकि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठे या केस स्टडी क्वेश्चन करने के लिए बैठे वॉल्यूम 2 वाले, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। रीडिंग कर लीजिए, 5 से 7 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। ठीक है जी, लेक्चर का ये हिस्सा यहाँ पे खत्म करते हैं।